नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि देख ली है। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है। तो विसर्ग संधि जहां पर विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर के साथ विसर्ग के साथ स्वर का भी मेल होता है, विसर्ग के साथ व्यंजन का भी मेल होता है। और फिर विसर्ग की जगह कोई नया शब्द आ जाता है या कई बार संयोग होता है, यानी कि नया शब्द नहीं आता, सीधा उसमें योग ही हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। यानी कि विसर्ग जहां से हट जाता है और कोई नया वर्ण आ जाता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए परिभाषा एक बार देख लेते हैं। जहां विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो और आपस में मेल होने पर विसर्ग का लोप होकर एक नया वर्ण वहां पर आ जाता है। यही मैंने आपको बताया कि विसर्ग का लोप हो जाता है और नया वर्ण आ जाता है। और कई बार संयोग होता है, संधि भी नहीं संयोग होता है। तो संयोग का अर्थ यह है कि कोई बदलाव नहीं होता, सिर्फ मेल हो जाता है। अब इनके नियम होते हैं कुछ, तो वो नियम पढ़ते हैं। पहला नियम देखो, विसर्ग के बाद, देखो विसर्ग का चिन्ह तो ये है, ये आपको पता है। विसर्ग के बाद अगर च और छ आए तो स बन जाता है। विसर्ग के बाद विसर्ग का चिन्ह तो ये होगा। विसर्ग के बाद च या छ आए तो क्या बन जाता है, श। देखो नीचे मैंने हल चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब आधा से बनता है, ठीक है ना, पूरा नहीं बनता है, आधा बनता है। जैसे उदाहरण देखा हमने निश्चल, इसमें इसका जब संधि विच्छेद करेंगे निहि प्लस चल, तो ये निहि प्लस चल किया तो ये विसर्ग क्या है, ये विसर्ग, यानी कि इसमें जो आ गया है वो विसर्ग। और विसर्ग से किसका मेल हुआ, च का। यही तो हमारा नियम है कि विसर्ग के बाद च या छ आए तो क्या होता है कि इस विसर्ग का, ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन होकर इसकी जगह ये श हो जाएगा और ये श भी आधा होगा। ये ध्यान रहे क्योंकि मैंने नीचे हल चिन्ह लगा रखा है, तो ये आधा से। देखो जब इसका मेल किया हमने, ये विच्छेद था, ये संधि विच्छेद है और ये क्या है, संधि है। संधि का अर्थ होता है मेल होना और संधि विच्छेद का अर्थ है अलग अलग होना। तो ये नी और चल, तो इसका विसर्ग का क्या बना, श बन गया, ठीक है। विसर्ग का क्या बन गया, स बन गया, तो निश्चल शब्द हो गया। निहि प्लस चल और यहाँ पर विसर्ग का स बन गया है और क्या शब्द हो गया, निश्चल। अब देखिए दूसरा, इसी तरह का उदाहरण दूसरा, विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो ये श हो जाता है। कौन सा, स षटकोण वाला स है। विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो स बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, धनु प्लस टंकार, ठीक है, धनु प्लस टंकार। अब विसर्ग कहाँ आया, ये आया, और ट कहां पर है, किसका मेल हुआ, ट और ठ का। यही हमारी परिभाषा है। विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो स बन जाएगा, वो भी आधा स बनेगा। नीचे मैंने यहाँ भी हल चिन्ह लगा रखा है। तो धनु प्लस टंकार का क्या हो गया, धनुष टंकार। जैसे निष्ठुर है, ये मेल है। अब इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, नी और ठुर। देखो निहि प्लस ठुर, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब ये किससे बना, ये जो विसर्ग हमने लगाया है इस विसर्ग का श बन गया आधा, समझ आया, ये इस विसर्ग का आधा श बन गया। तो ये हमारा दूसरा नियम था कि ट विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। अब तीसरा देखो, विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो स बन जाता है। ये तीनों श के उदाहरण जो है वो आपको दे दे, जो अंतस्थ व्यंजन है। देखो श किसमें आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, ठीक है। अब देखो विसर्ग के बाद त या थ, विसर्ग के बाद त या थ आए तो क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। विसर्ग के बाद त या थ आए तो क्या बनेगा, श बनेगा। ये भी आधा ही है, इसके नीचे भी मैंने हल चिन्ह लगा रखा है। जैसे मन है प्लस ताप, मन है प्लस ताप, तो मनस्ताप, तो इस विसर्ग का क्या बना, ये स बन गया। देखो विसर्ग का क्या बन गया, ये स बन गया। यहाँ पर स का आगत हो गया, स आगम हो गया यहाँ पर। जैसे नि प्लस तार तो निस्तार, निहि प्लस तार, जब इसका मेल किया हमने, पूरा शब्द बनाया तो क्या हुआ, विसर्ग का क्या बन गया, ये आधा स बन गया। इसके अतिरिक्त और उदाहरण देखो इनके। आविष्कार, अब इसका विग्रह करके बताएंगे। आपको शब्दों का विग्रह करना आना चाहिए, किस तरह से विग्रह होगा, तब हमें संधि का पता चलेगा कि इसमें संधि स्वर में है या व्यंजन है। तो अब इसमें जैसे आविष्कार है तो इसका क्या करेंगे, आविहि प्लस कार, इसका क्या होगा, आविहि, विसर्ग आएगा प्लस कार, तो इसमें क्या आएगा, इसका विसर्ग का कौन सा स बन गया, ये स बन गया है।
नमस्ते, नमः प्लस ते, नमस्ते का क्या होगा संधि विच्छेद, नमः प्लस ते, क्या हुआ विसर्ग का, ये से बन गया, विसर्ग के बाद क्या आया, तय आया, नियम क्या था, ये तो है, विसर्ग के बाद तय या थे आए तो ये से बन जाएगा, और विसर्ग के बाद ये आए, विसर्ग के बाद क्या आए तो क्या बन जाएगा, ये क्या आए तो विसर्ग के बाद तो ये आविष्कार बन जाएगा। इसी तरह से निश्चय, तो निहि प्लस चय, निश्चय का क्या होगा, निहि प्लस चय, तो विसर्ग के बाद चय या छय आए तो क्या बन गया, स बन गया, ये यहां से आ गया, विसर्ग के बाद चय या छय आए तो स बन गया। जैसे निश्वास, निहि प्लस श्वास, निश्वास, तो यहाँ भी विसर्ग की जगह स का आगम हो गया। इस तरह से ये पहला नियम हमने देखा है इसका। इसके और नियम देखते हैं, 9-10 नियम है जो एक एक करके हम देखते हैं। दूसरा नियम देखते हैं इसका, विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के बाद से हो तो विसर्ग के बाद का ही वर्ण आएगा। यदि विसर्ग के बाद से, देखो ये वर्ण कौन से हैं, उष्म वर्ण है, उष्म वर्ण, ये याद रखें, उष्म वर्ण। यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग का चिन्ह क्या है, ये विसर्ग का चिन्ह, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद से हो तो विसर्ग के बाद का ही वर्ण आएगा। विसर्ग के बाद जो वर्ण आया हुआ है फिर से वही आएगा। जैसे उदाहरण से समझे, जैसे दुशील, दुहु प्लस शील, तो इसमें ये जो विसर्ग है यहाँ पर, ये इसके आगे कौन सा वर्ण है, ये से है, ठीक है ना, ये विसर्ग है और इसके आगे कौन सा वर्ण है, कौन सा से है, ये से है, तो इस विसर्ग का भी यही से हो जाएगा वापिस, इसका भी, इस विसर्ग का भी ये दुआ वाला से ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हो गया दुष्शील, निःशुल्क, निहि प्लस शुल्क, तो जब इसका संधि करेंगे तो क्या होगा, निःशुल्क, निःशुल्क, यानी कि विसर्ग के बाद जो से आया है वही से वापिस हो जाएगा। ये ध्यान रहेगा आपको कि जो विसर्ग के बाद, क्योंकि हमारी परिभाषा भी ये है ना कि विसर्ग के बाद अगर उस वर्ण आए, उस वर्ण बोल सकते हो इनको, या से बोल सकते हो तो विसर्ग के बाद का ही वर्ण आएगा। जो विसर्ग के बाद आया है, अगर विसर्ग के बाद ये से आया तो ये होगा, ये से आया है तो ये होगा, ये आया है तो ये ही हो जाएगा। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, दुशासन, जैसे दुहु प्लस शासन, तो ये विसर्ग है और विसर्ग से बाद में क्या आया है, ये से आया है, तो इसका ये दुआ वाला से ही बन जाएगा। जैसे निस्संदेह, तो निहि प्लस संदेह, अब निहि ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये से आया है तो वापस इस विसर्ग का भी ये से बन गया है। ये आपको ध्यान रहेगा, किसी भी वर्ण में अगर विसर्ग के बाद ये से आ जाता है, विसर्ग के बाद अगर ये से आ जाता है तो फिर क्या है कि वही से आगे बन जाता है। ये छोटा सा नियम था। आगे देखो, यदि ए के बाद विसर्ग हो तथा उसके बाद ए से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि ए के बाद विसर्ग हो, ए के बाद विसर्ग हो, यानी कि विसर्ग से पहले जो वर्ण आया है उसमें ए सम्मिलित होना चाहिए है, और उसके बाद ए से भिन्न, ए से अलग, ए से हटकर, यानी ए को छोड़कर अगर कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण से देखिए, जैसे अतः प्लस एव, अब देखो ये विसर्ग है और इससे पहले तय वर्ण है, तय के हलंत नहीं है। अगर तय के नीचे हल चिन्ह होता तो वो आधा होता, तो वो तय होता। अब तय किससे बिना, तय प्लस ए से सम्मिलित है, अर्थात इसमें ए सम्मिलित है, तो ये ए के बाद आया है, ए के बाद विसर्ग है, और इसे ए के अलावा ये ए स्वर आया है, ए नहीं है ना, साथ में ए नहीं है, ए स्वर है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या परिभाषा थी हमारी, ए के बाद अगर विसर्ग हो और उसके बाद ए से भिन्न, ऐसे ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई नया वर्ण भी नहीं आ रहा, यहाँ सिर्फ इसका लोप हो रहा है। ये अतः सीधा ऐसे लिख देंगे, है ना, अतः ये विसर्ग हटाया और हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस तरह से इन उदाहरणों में हुआ था कि विसर्ग का स बन गया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बना, सिर्फ ये हट जाएगा। इस परिभाषा को फिर से समझे, यदि ए के बाद विसर्ग हो, अब ए कहाँ आपको नजर आ रहा है, अतः में ए कहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि तय और ए से मिलकर बना है, ये तय और ए से मिलकर ये तय बना है, तो इसमें ए सम्मिलित है। अगर किसी भी वर्ण के नीचे हल चिन्ह है, ये आप उदाहरण देखिए एक बार, जैसे क है, ख है, ग, घ,
और ड, ठीक है। और दोबारा मैं लिखूं क, ख, ग, घ और ड। तो इसमें क्या है, इन सब में तो असम्मिलित है ये तो, और इनके नीचे जिसके नीचे मैंने हल चिन्ह लगा दिया उसमें असम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखें। जिसके नीचे भी हम हल चिन्ह लगा देते हैं वहां पर असम्मिलित नहीं होता है, इसका विग्रह नहीं हो सकता, इसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते इस क के, लेकिन इसके हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ये क और क प्लस ए होगा, इसका बराबर क, ये इसका विग्रह होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका विग्रह नहीं हो सकता क्योंकि इसमें असम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें हल चिन्ह लगा दिया गया है। ये बात ही यहाँ पर कही गई है। क्या कहा गया है इसमें कि ए के बाद अगर विसर्ग हो, अब ये ए आ गया क्योंकि तय के नीचे हल चिन्ह नहीं लगा हुआ है इसलिए इसमें असम्मिलित है, ए के बाद ही विसर्ग आ गया यहाँ पर, ठीक है। और उससे अलावा कोई अन्य ए को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आया है तो ये ए स्वर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर से विसर्ग हट जाएगा, यानी कि विसर्ग नहीं रहेगा, ये बात याद रही। तो ये अतः हो गया, यहाँ कोई परिवर्तन भी नहीं हो, सिर्फ विसर्ग हट गया है। पय है आदि, अब देखो यहाँ भी पय है, अब इसमें ये में तो असम्मिलित है ना, ये में तो असम्मिलित है, ए के बाद क्या आया है, विसर्ग आया है, और विसर्ग के बाद ए शब्द नहीं है, यहाँ पर आ है। सिर्फ यहाँ तो ए की बात की गई, ऐसे भिन्न कोई भी वर्ण आ सकता है, तो यहाँ पर आ आया है, तो यहाँ पय है आदि, ये सीधा एक शब्द हो गया है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं हुआ, सिर्फ ये विसर्ग था वो भी हट गया है। देखो यश इच्छा, देखो अब यश इच्छा, अब ये जो स है इसमें भी असम्मिलित है। मैंने बताया ना आपको कि कोई भी जो वर्ण होता है उसके नीचे अगर हल चिन्ह लगा होता है तो उसमें कुछ सम्मिलित नहीं होता। अगर उसमें ये सीधा लिखा हुआ, जैसे मैंने पहली लाइन लिखी, तो इसमें असम्मिलित है, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यहाँ भी यही बात है, यश है इसमें असम्मिलित है, यानी कि ये स किससे बना, देखो ये स प्लस ए के योग से बना है, बराबर स, यानी कि इसमें असम्मिलित है। अब ए के बाद यहाँ क्या है, विसर्ग आया, ये विसर्ग आ गया है, और ए से भिन्न कोई वर्ण आ गया यहाँ पर। यहाँ तो ए को छोड़कर ही बताया है, तो ए तो आया नहीं, अगर ए आता तो नहीं होता ऐसा, लेकिन ए से भिन्न कोई आया है, ई आया है यहाँ पर, तो ये यश इच्छा हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ ये विसर्ग है ये हट गया है। ध्यान रहेगा आपको, ये नियम क्या है कि आप देखोगे बार बार, एक दो बार आपको मुश्किल जरूर लगेंगे, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएंगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे कि क्या है। अब इसको फिर से दोहरा लेना, ये समझ में आपको आ जाएंगे। अगले नियम देखते हैं, अब 3 नियम हुए हैं, अभी आगे देखते हैं।